बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं इनक्रेड एएमसी के सीईओ और सीआईओ मृणाल सिंह। और मृणाल को स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और करीब करीब 20 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है। और इनक्रेड से पहले, इनक्रेड में करीब ऑलमोस्ट 3 साल से हैं, उससे पहले 13 साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में रह चुके हैं, जहां पर इन्होंने $3 बिलियन से ज़्यादा के इक्विटी फंड्स मैनेज किए थे और डेप्यूटी सीआईओ रहकर वो वहाँ से विदा हुए। तो उसके बाद इनक्रेड में ये काम कर रहे हैं और उससे पहले विप्रो और बॉश में भी काम कर चुके हैं। मृणाल जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी पैसा इस समय मार्केट में आ रहा है। क्या फंड मैनेजर्स को इस समय दिक्कत हो रही है स्टॉक ढूंढने में? इस समय जिस तरीके का मार्केट में एक उफान सा छाया हुआ है। वाजिब सवाल है। देखिए, लेकिन डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इकोनॉमी में, तो जैसे कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, क्रेडिट ग्रोथ, ये सब एक अच्छे इंडिकेटर हैं। सो थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन और थोड़ी सी मेहनत से थोड़े स्टॉक मिल जाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लो ज़्यादा की तरफ है, मार्केट कैप नीचे की तरफ देखना पड़ता है। कुछ कुछ लार्ज कैप में भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन दिख जाते हैं, बट होराइजन निवेशक को एक लंबा रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। इस समय अगर लॉन्ग होराइजन से ही बात करें, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, इस समय क्या थीम्स आपको अच्छी लग रही है जहां पर अभी भी पैसा लगाया जा सकता है? एक सबसे इंटरेस्टिंग थीम मेरे को मार्केट में अभी दिखती है, अगर मुझसे आप पूछें तो रूरल फेसिंग बिजनेसेस। पिछला 3 साल से रूरल इकोनॉमी में काफी लैंग्वेज रहा है। कोविड के बाद से लोगों की इनकम पे हिट था और इन्फ्लेशन से उनकी डिस्पोजेबल इनकम काफी इम्पैक्ट हुई थी। अगर हम पिछला 2 क्वार्टर से देखें, तो अगर आप स्टेपल कंपनीज की कमेंट्री देखें, तो डिक्लाइन जो वॉल्यूम्स का होता था रूरल फेसिंग बिजनेसेस में, वो अरेस्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी है। हाँ, तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि रूरल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी का। तो रूरल का परचेजिंग पावर छोटे टिकट का होता है, तो जैसे कि आप टू व्हीलर्स में देख रहे हैं, उसका प्रभाव दिख रहा है। एफएमसीजी में उसका प्रभाव वॉल्यूम में दिखेगा आगे जाके। और हमने जनरली देखा है, रनअप ऑफ इलेक्शन में रूरल पार्ट ऑफ इकोनॉमी सरप्राइज करती है, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि स्पेंडिंग ऑफ इलेक्शन भी काफी होती है वहाँ। इसके अलावा हमें लगता है कि हेल्थ केयर एक अच्छा स्पेस है। उसमें पीएलआई का भी एडवांटेज है, उसमें रेगुलेटरी एडवांटेज भी है। पिछले साल काफी हेल्थ केयर कंपनीज का बिकॉज ऑफ चाइना बीइंग क्लोज्ड रॉ मटेरियल साइड पे काफी इम्पैक्ट था। वो भी एक एक्सपेंशन होने की उम्मीद है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए वहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेसेस केपेक्स के तो साइन बहुत क्लियर हैं। उसमें थोड़ा सा मार्केट रनअप हो गया, लेकिन फिर भी अगर थोड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और नाम दिख जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रूरल थीम पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी जो पिकअप देखने को मिला है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेस में, वहां पर भी क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? क्योंकि ये जो कंपनियां, इनके जो निर्माता हैं, जो डिक्सन जैसी कंपनियां हो, उन सब में हेवल जैसे प्लेस हो, उन सब में बहुत ही तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी है। क्या ये एक पॉकेट है जहां पर बढ़ चढ़कर म्यूचुअल फंड्स और आप जैसा एएमसी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमारी प्रेफरेंस रहती है कि वैल्यूएशन हमारे फेवर में हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत ही लॉजिकल प्लेस है रूरल स्पेंडिंग के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि रूरल कंज्यूमर प्राइस को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। और रूरल में बेच पाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी भी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वो माल रूरल में नहीं बिकता है। तो 2-3 पैरामीटर देखने पड़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, भले ही वो रीजनल हो। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का पैन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्लस एक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ रूरल कंज्यूमर के लिए। और छोटे टिकट आइटम ज्यादा वॉल्यूम दिखाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लें, अगर कुकर ही है, तो कुकर में हमने देखा है कि मीडियम प्राइस्ड और छोटे कुकर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इस टाइप की चीजें कंज्यूमर ड्यूरेबल में, एंट्री लेवल एसक्यूज जिन्हें कहा जाता है मार्केट की भाषा में, उनमें उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और क्लियरली उधर हम ऐसे बिजनेसेस का वैल्यूएशन ध्यान से देखते हैं, बिजनेस का पोटेंशियल देखते हैं, उसके बाद उसमें निवेश करते हैं। मृणाल, एक चीज आपने इस सवाल के जवाब में कही कि आप वहां ज्यादा ध्यान डाल रहे हैं जहां पर वैल्यूएशन आपके फेवर में हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने तेजी दिखाई है,
सभी सेक्टर्स के बारिंग अ फ्यू अ कपल जहां पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते या फिर ग्लोबल स्लोडाउन के चलते पिकअप नहीं देखने को मिला हो, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो इस समय कोई ऐसा सेक्टर आपने नया आइडेंटिफाई किया अदर देन द टू जिनकी हमने अब तक बात की है, जहां पर वैल्यूएशन अगर सस्ते नहीं तो ज्यादा महंगे नहीं है? सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप निफ्टी भी देखें तो निफ्टी का एक एक्स वैल्यूएशन है, बट वो एक एवरेज वेटेड एवरेज है, आधे स्टॉक ऊपर है आधे स्टॉक नीचे हैं। तो नीचे वालों में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाते हैं। अब BSE 500 पे जाएंगे तो और दिख जाते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा टू व्हीलर ऑटो और पूरी सप्लाई चेन, ऑटो एंसिलरी, मैं कहूँगा API मैन्युफैक्चरिंग, PLI वगैरह का कुछ सेक्टर्स में अच्छा खासा रब ऑफ है। उनकी लॉन्जिटिविटी और कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस टाइप के सेक्टर में वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग मिल जाती है। इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अगर आप नॉर्मली टॉक्ड अबाउट नेम्स के परे होके देखें तो उसमें भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन मिल जाते हैं। पावर यूटिलिटीज एक और सेक्टर है, पावर एंसिलरीज, जिसमें भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन है। ओके मृणाल जी, एक प्रश्न आपसे ऐसे स्पेस से पूछूंगा जिसको शायद मैं अगर बीते 3 साल की कसौटी पे देखूं तो बहुत चल चुके हैं। मैं PSU बैंक्स का जिक्र करता हूँ। जब से आपसे बात हो रही है सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे हैं, 3 साल के हाई पे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं वर्सेस डेकेड तो अभी भी इनके ऑल टाइम हाई बहुत बड़ा एक डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं। आपका व्यू क्या कहता है सर इस वक्त? PSU बैंक्स पे आपका कन्विक्शन कितना है? एक ज़माने में मतलब 2010, 11, 12 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10, 11% की रेंज में आपके जो NPS थे, ग्रॉस NPS पहुँच गए थे। आज की स्थिति में अभी और अपसाइड कितना PSU बैंक्स में खुला हुआ है? देखिए, बैंकिंग में हमारी प्रेफरेंस क्लियरली मॉर्गेज साइड में है। हमको हाउसिंग मॉर्गेज एक अच्छा सेक्टर लगता है। वहाँ पे अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो बैंक्स एक एक्चुअली एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑन इकोनॉमी और इसके अलावा कैपेसिटी क्रिएशन, ये सब हाउसिंग भी इम्पैक्ट देता है उनके फाइनेंशियल्स पे। लेकिन हमारा क्लियर प्रेफरेंस है कि हम मॉर्गेज की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट वैल्यूएशन में मोर और लेस अच्छे रिजल्ट हैं कुछ कुछ बैंक को छोड़ के। PSU बैंक्स में काफ़ी बैलेंस शीट स्पिक एंड स्पैन है। मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से बढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा उनको फायदा हो, बट क्लियरली हमारे को वैल्यू मॉर्गेज कंपनीज में दिखती है, तो हमारा मॉर्गेज की तरफ ज्यादा रुझान। ओके, मॉर्गेज की तरफ ज्यादा ध्यान। 90.5 मतलब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1 पॉइंट दूर रह गए थे, सिर्फ 1 पॉइंट दूर। लेकिन खैर है तो वो 1 पॉइंट, जो उसकी वेट तो हमको करनी पड़ेगी। 1 पॉइंट ही सही, लेकिन वेट करेंगे उसकी, कोई बात नहीं। अच्छा मृणाल जी, IT पर इस समय क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से लार्ज कैप IT पर क्या व्यू होगा यहाँ पर? इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्लियरली वॉच में है। मेरे ख्याल से जितना मार्केट को एंटिसिपेटेड है स्लो डाउन या रिसेशन जैसे कि US में लोगों का एक्सपेक्टेशन है, मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ आएगा, क्योंकि फेड ने ऑलरेडी पिछला 18 महीने में 5.5% रेट उठा लिया है। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो IT लुक्स बेटर प्लेस। वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हुए जिन नाम में, पर्टिकुलरली लार्ज कैप में, उनमें थोड़ा वेट बनाया जा सकता है, बट किसी डिप में अगर अच्छा स्कोप मिलेगा तो उसमें वेट बढ़ाया जाए।